बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 15वां पाठ है जिसका शीर्षक है नौकर। और इस पाठ को लिखा है लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी ने। आज हम इसी पाठ का सरल भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका अनु बंदोपाध्याय हमें गांधी जी की दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहती हैं कि गांधी जी के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। किसी भी काम को करने में वे कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। आश्रम के छोटे कर्मचारियों को भी वह पूरा मान सम्मान देते थे। गांधी जी के जीवन से प्रेरित यह पाठ हमें उनके विनम्र व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनके जीवन के हर प्रसंग से हमें कोई न कोई सीख अवश्य मिलती है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से गांधी जी के जीवन से जुड़ी बातों को जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि लेखिका ने कहा है कि इसमें गांधी जी की दिनचर्या के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या किया करते थे, इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने इस पाठ में दी है। इस पाठ से यही पता चलता है कि गांधी जी छोटे मोटे कामों को भी करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। और इस तरह से जो छोटे कामों को करने वाले कर्मचारी थे उन्हें भी वो पूरा मान सम्मान दिया करते थे। इस चीज को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गांधी जी का व्यवहार जो था वो सभी के साथ बहुत ही विनम्र था। तो आइए हम देखते हैं गांधी जी के बारे में और उनके जीवन से संबंधित कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख लेखिका ने इस पाठ में किया है। पेज 105 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। गांधी जी अपने आश्रम के नौकरों द्वारा किए जाने वाले कार्य भी करते थे। एक जमाने में जब वे बैरिस्ट्री करते थे तब भी प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से घर के लिए आटा स्वयं ही चक्की में पीसते थे। साबरमती आश्रम में भी वह गेहूं पीसने में हाथ बटाते थे। अगर कभी आटा पीसने की चक्की खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में वे घंटों मेहनत करते थे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिन कामों को करने के लिए हम घरों में नौकरों को रखते हैं उन कामों को भी गांधी जी स्वयं ही करते थे। और एक जमाना ऐसा था जबकि वो एक बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे और उससे उनकी काफी कमाई भी होती थी। लेकिन उन दिनों में भी वो प्रतिदिन सुबह उठ जाते और उनकी पत्नी कस्तूरबा और साथ ही साथ उनके बच्चों की मदद से घर के लिए आटा भी वो स्वयं पीसते थे। साबरमती आश्रम में भी गेहूं पीसने का जब भी काम होता था तो इस काम में वो जरूर हाथ बटाते थे। और यदि कभी आटा पीसने वाली जो चक्की थी वो खराब हो जाती तो उसे भी वो घंटों समय लगाकर बड़ी मेहनत से उसे ठीक भी कर देते थे। आइए देखते हैं आगे पेज 105, 106 का भावार्थ। यह सुनकर गांधी जी फौरन मदद के लिए उठ खड़े हुए। आश्रम के लोगों को वे हमेशा गेहूं पीसने से पहले उसे चुनकर साफ करने की सलाह देते थे। अक्सर आश्रम में गांधी जी से मिलने जब बाहरी लोग आते तो उन्हें इस तरह काम काज करते देख हैरान रह जाते। गांधी जी किसी के भी सामने काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। यहाँ पर सबसे पहली घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि एक बार आश्रम में आटा कम पड़ गया और जैसे ही गांधी जी को इस बात की जानकारी मिली, यह बात सुनते ही गांधी जी फौरन मदद के लिए उठे और उन लोगों के साथ मिलकर आटा पीसने में उनकी मदद करने लगे। आटा पीसने से पहले वो लोगों को यह सलाह भी देते थे कि गेहूं को पहले अच्छे से चुनकर साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे आटे के रूप में पीसना चाहिए। कभी कभी आश्रम में गांधी जी से मिलने बड़े बड़े नेतागण आते थे और जब वो इस तरह से गांधी जी को आश्रम में काम करते देखते तो उन्हें गांधी जी का यह रूप देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। गांधी जी किसी के भी सामने कोई भी छोटा काम करने से कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 106 का भावार्थ। एक बार उनके आश्रम में कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए जिन्हें अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के बाद उन्होंने कहा यदि उनके लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। छात्रों को पूरा विश्वास था कि गांधी जी उन्हें जरूर कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी पहले ही उनकी मंशा जान चुके थे। उन्होंने उनसे कहा यदि आपके पास समय है तो थाली में रखे गेहूं चुन दें। छात्रों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं चुनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से अनुमति लेकर चले गए। तो यहाँ पर ये दूसरी घटना बताई जा रही है कि एक बार आश्रम में कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए। उन छात्रों को अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था और इस बात का उन्हें घमंड भी था। गांधी जी उनके इस व्यवहार को समझ चुके थे और तभी उन छात्रों ने गांधी जी से उनके लायक कोई सेवा मांगी। छात्रों को यह पूरा विश्वास था कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है और साथ ही साथ वो इतने पढ़े लिखे हैं तो गांधी जी उन्हें जरूर कोई पढ़ने लिखने का काम ही
देंगे। लेकिन गांधी जी उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने वहां रखे एक थाली में गेहूं की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा कि यदि आपके पास समय है तो इस गेहूं को चुन दें। गांधी जी का यह व्यवहार छात्रों को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1 घंटे तक उन्होंने मिलकर गेहूं चुना और उसके बाद जब वो थक गए तो उन्होंने गांधी जी से वहां से जाने की अनुमति मांगी और वो वहां से चले गए। आइए आगे देखते हैं पेज 106 का भावार्थ। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की थी। वे सुबह प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर सब्जियां भी छीलते थे। रसोई घर में गंदगी या मकड़ी के जाले देख वे वहां काम करने वालों को आड़े हाथों भी लेते थे। उन्हें फल सब्जियों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। सब्जियों को किस तरह काटना है, ये सारी बातें भी वे लोगों को समझाते थे। एक आश्रम वासी ने जब बिना धोए ही आलू काट दिए तो उन्होंने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी आश्रम के जो काम थे उनकी भी जिम्मेदारी वो अपने सिर पर लिया कर। कई वर्षों तक उन्होंने आश्रम का जो भंडार गृह था उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले ली थी। सुबह की प्रार्थना करने के बाद वो सीधे रसोई घर में चले जाते और वहां रखी सब्जियों को छीलते और काटते। रसोई घर में गंदगी या मकड़ी के जाले उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। जिसके ऊपर भी साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है उसे भी वो इस चीज के लिए काफी डांटते। गांधी जी को फलों और सब्जियों में किस तरह के पौष्टिक गुण हैं इस बात का पूरा उन्हें ज्ञान था। सब्जियों को किस तरह से काटना है ये सारी बातें वो लोगों को समझाते रहते। लेकिन फिर भी एक बार किसी आश्रमवासी ने गलती से बिना धोए ही आलूओं को काट दिया, जिसके बाद गांधी जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि आलू और नींबू को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए। आइए आगे देखते हैं पेज 106 का भावार्थ। एक बार एक आश्रमवासी को ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े थे। इस तरह के गले केले देखकर आश्रमवासी बुरा मान गया, परंतु बाद में गांधी जी ने उसे समझाया इस तरह के गले केले पाचन के लिए ठीक रहेंगे क्योंकि ये जल्दी ही पच जाते हैं। आश्रमवासियों को गांधी जी स्वयं ही भोजन परोसा करते थे। गांधी जी के डर से कोई भी उबली और बेस्वाद खाने के बारे में कुछ कह नहीं पाता था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में थे तो वहां भी सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य स्वयं ही करते थे। एक बार आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति को ऐसे केले दिए गए जो कि बहुत गले हुए थे और साथ ही साथ उनके छिलकों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। आश्रमवासी इस तरह के केले देखकर नाराज हो गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने उसे समझाया कि चूंकि उसका हाजमा भी ठीक नहीं रहता, इसीलिए उसे इस तरह के केले दिए गए हैं ताकि वो जल्दी से पच जाए। आश्रम में भी गांधी जी खाने के समय लोगों को भोजन स्वयं ही परोसा करते थे। सब्जियों के पौष्टिक गुण खत्म न हो जाए इसीलिए सब्जियों को ज्यादा भुना या ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं किया जाता था और ज्यादातर सब्जियां उबली हुई होती थी और उनमें उतना स्वाद भी नहीं होता था। लेकिन गांधी जी के डर से कोई इन बातों को नहीं उठाता। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां भी जेल में सैकड़ों कैदियों को रोज वो भोजन परोसा करते थे। पेज 107 का भावार्थ। आश्रम में भोजन के बाद अपना बर्तन स्वयं धोने का नियम था। खाना पकाए जाने वाले रसोई के बर्तन बारी बारी से लोगों द्वारा दल बनाकर धोया जाता था। एक बार गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली। खाना पकाने की वजह से पतीले नीचे से बहुत काले हो चुके थे। गांधी जी पतीले को साफ करने के लिए राख लेकर उसे जोर जोर से रगड़ रहे थे। तभी कस्तूरबा ने आकर उन्हें रोक दिया और गांधी जी ने भी उनकी बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई का काम सौंप दिया और स्वयं वहां से चले गए। यहाँ पर आश्रम में कुछ नियम बनाए गए थे। भोजन करने के बाद लोगों को अपने बर्तन स्वयं ही धोने हैं। रसोई में जिन बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता था उन बर्तनों की सफाई लोग समूह बना करके बारी बारी से किया करते थे। लेकिन एक बार गांधी जी ने बड़े बड़े बर्तनों को धोने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। खाना पकाने के कारण वैसे ही जो बर्तन थे वो नीचे से काफी काले हो चुके थे और उन्हें गांधी जी राख की सहायता से साफ करने लगे। लेकिन बहुत जोर लगाने पर भी वो बर्तन साफ नहीं हो रहे थे। तभी कस्तूरबा ने गांधी जी को बर्तन साफ करते देखा। कस्तूरबा ने गांधी जी को वहां से जाने के लिए कहा। गांधी जी भी कस्तूरबा के ऊपर बर्तनों की सफाई की जिम्मेदारी छोड़कर वहां से चले गए। तो आइए देखते हैं पेज 107 का भावार्थ। गांधी जी को तब तक संतोष नहीं होता जब तक धोने के बाद बर्तन एकदम चमक न जाएं। एक बार जब वे जेल में थे तब बर्तन मांजने के काम के लिए उन्हें एक सहायक भी दिया गया था। गांधी जी उस सहायक के काम से असंतुष्ट होकर स्वयं लोहे के बर्तनों को साफ करके उन्हें चांदी सा चमका दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि गांधी जी को तब तक संतोष नहीं होता था जब तक कि मांजे गए बर्तन बिल्कुल चमक न जाएं।
एक बार जब वो जेल में थे तो उन्हें बर्तनों को मांजने की जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही साथ उन्हें एक सहायक भी दिया गया था जिनकी मदद से वो बर्तनों को साफ कर सकते थे। लेकिन वो कभी भी अपने सहायक के काम से संतुष्ट नहीं होते। लोहे के बर्तनों को वो स्वयं ही साफ करते और उन्हें इतना घिसते कि वो चांदी के बर्तनों के समान चमकने लगते। तो आइए आगे देखते हैं पेज 107 का भावार्थ। साबरमती आश्रम के निर्माण के समय वहां आने वाले मेहमानों को तंबू में सोना पड़ता था। एक सुबह एक व्यक्ति जिसे यह पता नहीं था कि सुबह उठकर अपना बिस्तर समेटकर कहाँ रखना है और वह इस बात का पता लगाने चला गया। लौटने पर उसने देखा गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर उठाकर रखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार साबरमती आश्रम में कुछ निर्माण का कार्य चल रहा था और वहां पर जो मेहमान आ रहे थे उनके रहने और सोने के लिए तंबू लगाए गए थे। एक व्यक्ति जो वहां के लिए नया था, सुबह उठने पर उसे यह पता नहीं चल रहा था कि उस बिस्तर को वो कहाँ रखे जिस पर वो रात भर सोया था। इस बात का पता लगाने के लिए वो आश्रम की तरफ चला गया, लेकिन उतने में गांधी जी जब उस तंबू में आए, उन्होंने देखा कि वो बिस्तर वहां पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे उस बिस्तर को स्वयं ही कंधे पर लाद कर वो उसे रखने के लिए जाने लगे। आगे है पेज 107 का भावार्थ। गांधी जी रोज सुबह कुएं से पानी खींचने का काम करते थे। एक बार उन्हें अस्वस्थ देखकर उनके एक साथी ने आश्रम वासियों की सहायता से सभी बर्तनों में पानी भरकर रख दिया। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठाया और उसमें पानी भरकर सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। इस घटना से गांधी जी लोगों को यह बताना चाहते थे कि शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो जाए तब तक उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके हिस्से का काम कोई और करे। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी की दिनचर्या में एक और बात शामिल थी कि वो रोज सुबह कुएं से पानी खींचने का काम करते थे। एक दिन गांधी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसे देखते हुए आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति ने कुएं से पानी निकालकर सारे बर्तनों में भरकर रख दिया। गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने वहीं पड़ा हुआ एक बच्चों के नहाने का टब उठाया और कुएं के पास जाकर उसे भरकर सिर पर उठाकर उसे ले आए। लेकिन गांधी जी द्वारा दूसरे लोगों को यह संदेश दिया जा रहा था कि जब तक वो बिल्कुल लाचार ना हो जाए अपने शरीर से, तब तक उन्हें बिल्कुल भी यह पसंद नहीं है कि कोई उनकी सहायता करे या कोई उनके हिस्से का काम उनके लिए कर दे। तो आइए आगे देखते हैं पेज 108 का भावार्थ। गांधी जी में किसी भी काम को करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। थकान का तो वे नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक एक दिन में ढोया था। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय के घर में रहते थे तो पास के शहर में काम के सिलसिले में अक्सर 42 मील पैदल चलकर जाते थे। इसके लिए वे सुबह सवेरे 2 बजे घर का बना कुछ नाश्ता लेकर निकल पड़ते और शहर का काम खत्म करके शाम होते होते घर वापस लौट आते। उनके दूसरे मित्र भी उनका अनुकरण करते थे। यहाँ पर गांधी जी के शारीरिक क्षमता की बात की जा रही है कि किसी भी काम करने की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी उनके अंदर, वो अद्भुत थी। थकान का तो वे बिल्कुल कभी नाम ही नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हुआ था और वहां पर घायलों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उस समय गांधी जी वहां पर 25-25 मील तक स्ट्रेचर में घायलों को लादकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में ही जब वो टॉल्स्टॉय के घर में रहते थे, वहां से जब भी उन्हें किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था तो शहर वहां से 42 मील दूर था। इस दूरी को वो पैदल ही तय किया करते थे। शहर जाने के लिए वो सुबह सवेरे 2 बजे ही उठ जाते, घर का बना हुआ कुछ नाश्ता रख लेते और फिर पैदल ही शहर के लिए निकल जाते। शहर पहुंचकर वहां जो भी उन्हें काम होता वो करते और उसके बाद शाम होते होते वो पैदल ही घर वापस लौट आते। उनकी इस कर्मठता को देख करके उनके जो दूसरे मित्र थे वो भी उनका अनुकरण करने लगे थे। आइए आगे देखते हैं पेज 108 का भावार्थ। एक बार गांधी जी के साथी किसी तालाब में मिट्टी की भराई के काम में लगे हुए थे। वे सभी काम खत्म करके जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने नाश्ते के लिए फल आदि काटकर तैयार रखा है। एक साथी के पूछने पर कि आपने यह सब कष्ट क्यों किया, तो गांधी जी का उत्तर था, मैं जानता था तुम सब थके मांदे लौटोगे और नाश्ते की तैयारी के लिए मेरे पास खाली समय भी था। तो यहाँ पर एक और छोटी सी घटना बताई जा रही है गांधी जी से संबंधित। एक बार गांधी जी के कुछ साथी पास के किसी तालाब में मिट्टी को भरने का काम कर रहे थे।
जब सारा काम खत्म हो गया तो वो काफी थके मांदे आश्रम में लौटे। गांधी जी ने उन लोगों के आने से पहले ही उनके लिए फल आदि काटकर नाश्ते के रूप में तैयार रखा था। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने जब गांधी जी से पूछा कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, तो गांधी जी का यही उत्तर था कि आप सब इतनी मेहनत करने के बाद थके मांदे यहाँ लौट रहे थे और यहाँ आश्रम में मेरे पास काफी खाली समय था, मैं खाली ही बैठा था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यह फल काट कर रखे हैं। तो आइए आगे देखते हैं पेज 108 का भावार्थ। एक बार लंदन प्रवास के दौरान कुछ भारतीय छात्रों ने उन्हें एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। सभी छात्र भोजन तैयार करने में जुट गए। दोपहर 2 बजे एक दुबला पतला आदमी आकर उनकी मदद करने लगा। बाद में जब छात्रों का नेता वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मदद करने वाला और कोई नहीं, स्वयं गांधी जी थे। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के विनम्र होने का एक और उदाहरण बताते हुए लेखिका इस घटना का जिक्र कर रही हैं कि एक बार जब वो लंदन गए हुए थे तो वहां पर कुछ भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज के लिए निमंत्रण दिया। इसके बाद सभी छात्र भोजन तैयार करने में जुट गए। लगभग 2 बजे एक दुबला पतला सा आदमी वहां आया और वो चुपचाप उन छात्रों की भोजन बनाने में मदद करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब छात्रों का नेता वहां आया तो उसने देखा जो दुबला पतला आदमी उन छात्रों की भोजन बनाने में मदद कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं गांधी जी ही थे। तो आइए आगे देखते हैं पेज 108, 109 का भावार्थ। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनैतिक सम्मेलन के बाद जब गांधी जी अपने कमरे में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। कमरे का फर्श गंदा देखकर वे रात 10 बजे स्वयं ही झाड़ू लेकर कमरे की सफाई करने लगे। एक कार्यकर्ता ने जैसे ही यह देखा, दौड़कर उसने गांधी जी के हाथ से झाड़ू ले लिया। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि गांधी जी कभी भी दूसरों की मदद के आश्रय में नहीं रहते थे। वो जो काम होता था वो स्वयं ही करते थे। एक बार जब किसी पॉलिटिकल सेमिनार के बाद वो वापस अपने कमरे में आए, उन्होंने देखा कि कमरे का फर्श जो है वो बहुत ही गंदा है। उन्होंने रात को 10 बजे स्वयं ही झाड़ू लेकर उस फर्श को साफ करना शुरू कर। तभी एक कार्यकर्ता की नजर इन पर पड़ी और वो बहुत शर्मिंदा होकर गांधी जी से उसने झाड़ू ले लिया। आइए आगे देखते हैं पेज 109 का भावार्थ। गांधी जी अक्सर गांव का दौरा किया करते थे। उस समय रात को यदि कुछ लिखना होता और लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे किसी साथी को जगाने की बजाय चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। गांधी जी जब नौखाली पदयात्रा पर गए थे तो उन्हें अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। उन दोनों व्यक्तियों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता। इस पर गांधी जी ने स्वयं उन्हें खाखरा बनाना सिखाया। उस समय गांधी जी की आयु 78 वर्ष की थी। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी अक्सर आसपास के गांव जो हैं उनका दौरा किया करते थे और जब इस तरह के दौरों से वो लौटते थे तो रात के समय वो सारा ब्यौरा, सारे डिटेल्स जो हैं वो एक पेपर में लिखते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि लिखने के दौरान लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो बजाय किसी को आवाज देने के वो चुपचाप चंद्रमा की रोशनी में ही अपना लिखने का काम पूरा कर लेते। गांधी जी एक बार जब नौखाली पदयात्रा पर गए थे। नौखाली बांग्लादेश का एक छोटा सा गांव है जहां पर एक समय काफी हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। तो इसी तरह का एक दंगा हुआ था और वहां गांधी जी लोगों से मिलने के लिए पद यात्रा पर गए हुए थे। वहां उनके रहने का इंतजाम एक शिविर में किया गया था। एक शिविर में उन्होंने 2 और लोगों को रहने की अनुमति भी दे दी थी। रात के समय जब खाना बनाने की बारी आई, उन दोनों ही व्यक्तियों को खाखरा बनाने का कोई अनुभव नहीं था। गांधी जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उन दोनों व्यक्तियों को खाखरा बनाना सिखाया और उस समय गांधी जी की जो आयु थी वो थी 78 वर्ष। आइए आगे देखते हैं पेज 109 का भावार्थ। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माता पिता का प्यार और देखभाल बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने अपने बच्चों के जन्म के 2 महीने के बाद से कभी भी किसी अन्य को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे स्वयं एक माँ की तरह बच्चों को खिलाना, पिलाना और उनकी देखभाल कर सकते थे। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के बारे में एक और बात बताई जा रही है कि बच्चों से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था और उनका यह मानना था कि बच्चों का विकास तभी ठीक तरह से हो पाएगा जब उन्हें माता पिता का प्यार मिलेगा और साथ ही साथ जब उनकी देखभाल सही तरीके से होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के जब अपने बच्चे छोटे थे, बच्चों की देखभाल के लिए केवल 2 महीने ही किसी अन्य व्यक्ति को घर पर रखा जाता था। 2 महीने के बाद कभी भी किसी को भी बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा गया। गांधी जी भी स्वयं एक माँ की तरह बच्चों की देखभाल करना जानते थे।
आइए आगे देखते हैं पेज 109, 110 का भावार्थ। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा माँ का दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी जिस दिन वहां पहुंचे उसी दिन से उन्होंने बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। सारे दिन के व्यस्त कार्यक्रम के बाद जब रात को घर पहुंचते तो बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर सुला लेते। रात को प्यास लगने पर बच्चे को पानी पिला देते। बच्चा आराम से उनके साथ चारपाई पर सोता रहता था। 15 दिन तक माँ से अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के जीवन की एक और घटना बताई जा रही है। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद सीधे अपने मित्र से मिलने गए, लेकिन जब उन्होंने अपने मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक को देखा तो पाया कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। कारण पूछने पर यह पता चला कि उनका जो छोटा सा बच्चा है वो माँ का दूध पीना छोड़ ही नहीं रहा। गांधी जी जिस दिन वहां पहुंचे उसी दिन उन्होंने उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। सारे दिन गांधी जी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते, लेकिन रात को जब भी वो घर वापस आते तो बच्चा जो कि श्रीमती पोलक के साथ सो रहा होता उसे चुपचाप से उठाकर वो अपने बिस्तर पर ले आते। रात को वो अपने पास पानी भी रखते। रात में बच्चे को यदि प्यास लगती तो गांधी जी उसे पानी पिला देते। इस तरह से बच्चा आराम से गांधी जी की चारपाई पे सोता रहता। यह क्रम 15 दिनों तक चला और माँ से लगातार दूर सोने की वजह से बच्चे की जो दूध पीने की आदत थी वो भी धीरे धीरे छूट गई। तो आइए आगे देखते हैं पेज 110 का भावार्थ। गांधी जी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले उनके साथ ठहरे हुए थे तब गांधी जी उनके दुपट्टे पर इस्त्री करना, उनका बिस्तर ठीक करना, उन्हें भोजन परोस कर देना और उनके पैर दबाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोखले के बहुत मना करने पर भी गांधी जी नहीं मानते थे। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के मन में अपने से जो बड़े लोग थे उनके लिए बहुत ही आदर और सम्मान की भावना थी। एक बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही एक कमरे में ठहरे हुए थे। तब गांधी जी गोखले जी का दुपट्टा इस्त्री करते, उनका बिस्तर भी ठीक कर देते, उन्हें भोजन परोस कर देते और साथ ही साथ रात के समय जब वो थक जाते तो उनके पैर भी दबाते। गोपाल कृष्ण गोखले जी हमेशा गांधी जी को ये सारे कामों के लिए मना करते, लेकिन गांधी जी उनकी एक नहीं सुनते। तो आइए आगे देखते हैं पेज 110 का भावार्थ। महात्मा कहलाने से बहुत पहले गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो समय की कमी की वजह से अपने पास इकट्ठे पत्रों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन पत्रों का जवाब भी गांधी जी ने लिखकर उनकी मदद की। इसके बाद गांधी जी ने उनकी कमीज के बटन लगाए और अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। ये घटना तब की है जब गांधी जी को लोग महात्मा के नाम से नहीं पुकारते थे। उससे बहुत पहले एक बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए हुए थे। वहां जब उन्होंने देखा कि वहां के जो पखाने हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वो बहुत गंदे हैं, गंदे टॉयलेट्स को साफ करने में भी बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं की। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से बातचीत करने पर गांधी जी को उन्होंने यह बताया कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं और समय की कमी की वजह से मैं उन पत्रों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। गांधी जी उनकी मदद के लिए फौरन तैयार हो गए और जितने भी पत्र थे उन्हें पढ़कर गांधी जी ने उन पत्रों का जवाब भी लिख दिया। इसके साथ ही गांधी जी ने उनके टूटे हुए बटन देखकर उन बटन को टाक दिया और साथ ही साथ छोटी मोटी मदद भी उन्होंने अपनी खुशी से। आइए आगे देखते हैं पेज 110, 111 का भावार्थ। आश्रम में जब किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी जी आश्रम में सदैव किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका मानना था कि नौकरों को अपने भाई के समान मानना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हो सकता है नौकरों से भाई जैसा व्यवहार करने के दौरान कुछ कठिनाई आए, अपनी गरीबी के कारण वे चोरियां भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी हर तरीके से जो नीचे तबके के लोग थे, जिन्हें हम हरिजन के नाम से जानते हैं, उनकी मदद वो करना चाहते थे। जब भी आश्रम में किसी सहायक या किसी नौकर की जरूरत होती थी तो गांधी जी हमेशा लोगों को यही सलाह देते थे कि किसी हरिजन को ही वहां पर नौकर के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना था कि नौकरों को भी हमें अपने भाई के समान ही मानना चाहिए। गांधी जी आश्रम वासियों को यह भी समझाते थे कि हो सकता है नौकरों को अपने भाई जैसा मानने में कुछ कठिनाई आए, और साथ ही साथ ये जो गरीबी का जीवन जीने वाले लोग हैं और ये अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण आश्रम में चोरियां भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए
और साथ ही साथ इनकी मानसिकता और उनके व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं पेज 111 का भावार्थ। एक बार जेल में रहने के दौरान कई साथी कैदियों को उनकी सेवा का काम सौंपा गया। कोई उनके लिए फल धोता और काटता, तो कोई बकरियों को दूहता और कोई उनके पखाने की सफाई करता। उन्हीं में से एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 यूरोपियन कैदी प्रतिदिन उनकी चारपाई कमरे से बाहर निकालते थे। एक बार जेल में रहने के दौरान उनके साथी कैदियों को गांधी जी की सेवा का कार्यभार सौंपा गया। जो साथी कैदी थे वो खुशी से गांधी जी के छोटे मोटे काम किया करते थे। उन्हीं में से एक ब्राह्मण कैदी भी था जो कि उनके बर्तनों को भी धोता था, और साथ ही साथ 2 यूरोपियन कैदी प्रतिदिन गांधी जी की चारपाई जो कमरे में रखी होती थी उसे बाहर निकालते ताकि गांधी जी खुली हवा में बैठ सके। तो आइए आगे देखते हैं पेज 111 का भावार्थ। गांधी जी को एक बात बहुत पसंद आई थी कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह करवाया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन ठहरने के बाद वहां से चलते समय उन्होंने वहां के नौकरों से कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, मैं उन्हें अपना भाई समझता हूँ। गांधी जी ने कहा कि आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान ईश्वर आपको देगा। तो यहाँ पर गांधी जी को इंग्लैंड के जो ऊंचे घराने थे, काफी अमीर लोग होते थे, उनके घरेलू नौकरों से उनका जो व्यवहार था वो देख के उन्हें बहुत आश्चर्य होता था और साथ ही साथ खुशी भी होती थी, क्योंकि ऐसे ऊंचे घरानों में जो नौकर होते थे उन्हें भी परिवार का सदस्य ही माना जाता था। गांधी जी जब एक बार इसी तरह से एक अंग्रेज के घर गए तो वहां पर नौकरों का परिचय भी घर के सदस्यों की तरह ही गांधी जी से करवाया गया। इसी तरह एक बार गांधी जी एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन रुक गए थे और जब उनके वहां से चलने का समय आया तो उन्होंने वहां के नौकरों से बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि मैं कभी भी किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता हूँ। आपने जो भी मेरी सेवा की है उसका फल आपको ईश्वर अवश्य देगा। तो इस तरह से गांधी जी के साथ इतनी सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिसका बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी ने उल्लेख किया है। तो बच्चों, आशा है वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर का सरल भावार्थ पढ़ने के बाद आप सब इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।